हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला, राइट। एंड लास्ट टाइम हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किया था, उसका डिफरेंस भी किया था एंड डिटेल में काफ़ी स्टडी किया था। सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में देखिए क्या क्या आएगा। बॉन्ड को आप ये कह सकते हो पूरी तरह से स्टडी करने के लिए 4 तरह के पैरामीटर्स हैं: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। तो हम ये चारों ही पढ़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स उनको इफ़ेक्ट करते हैं वो भी पढ़ेंगे, और इसी में से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड को लेके कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें कई सारे ट्रेंड्स आएंगे, वो हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ नाम से पता लग रहा है, जो भी बॉन्ड आप स्टडी कर रहे हो उसकी लेंथ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, बॉन्ड हमारे पास कई सारे हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सपोज करो मैं आयनिक बॉन्ड की बात करती हूँ। आयनिक बॉन्ड में कैटायन एनायन दो चीज़ होती है ना, कैटायन एंड एनायन। तो अगर जैसे हमने सिंपल एग्जांपल लिया NaCl, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यही दो है उसमें। ये Na का आपका हो गया, सपोज करो ये Cl का हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही होगा ना आयनिक बॉन्ड। सॉरी, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं आएगी, आई मेड इट रॉन्ग। ओवरलैपिंग का मतलब तो शेयरिंग हो जाता है, ठीक है। ये एंड ये है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियसली अगर ट्रांसफर है तो ओवरलैपिंग नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब होगा कि वो शेयरिंग में जा रहा है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। तो क्या कह सकते हैं हम आयनिक बॉन्ड को? R प्लस प्लस R माइनस, मतलब कैटायन और एनायन का जो रेडियस है उसका सम, वो बॉन्ड लेंथ हो गई। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लें कोवेलेंट बॉन्ड सपोज करो HCl के लिए मैं कह रही हूँ, है ना, तो RH प्लस RCl, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ हो गई। और अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे Cl2 H2, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड आपका आ जाएगा। तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से ये ओवरलैपिंग होगी दिस वे। तो इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और इसका सेंटर, इसको अब जब हाफ कर देते हो, यही कहते हैं ना कि आपका अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसके केस में हाफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियस, वो हमारा क्या बन जाता है? बॉन्ड लेंथ। ये जब हमने बॉन्ड्स पढ़े थे वहाँ पे भी स्टडी किया था। सो ये आपका पैरामीटर हुआ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफ के एंगल से देखो, तो जब दो एटम्स दूर दूर हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, है ना। तो हमने एक ग्राफ आपको किया था, याद होगा, ए इस तरह का। यहाँ की बजाय मैं उधर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर हम फैक्टर्स करेंगे अभी दिस वे, ए ऐसे जैसा वाला, ठीक है। याद है आपको कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका इस साइड डिस्टेंस था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। तो जैसे जैसे आपका इधर से जब हम इस साइड आ रहे हैं, उसका मतलब क्या था, और इस साइड आपकी एनर्जी थी। हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एट रेस्ट रहेगा ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में तो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे, इसलिए। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। एक लिमिट तक तो कम हुई, डिक्रीज हुई, यहाँ पे आके मिनिमम हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से इंक्रीज होने लगी। तो हमने क्या कंक्लूड किया था? ये ग्राफ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये कंक्लूड किया था कि इस जगह पे हमारा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसको हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं, राइट। तो अगर आप ग्राफ के टर्म्स में कैसे समझ सकते हो, वो कि आपका जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन टू एटम्स या टू न्यूक्लियाई जो कि बॉन्डेड स्टेट में है, दैट इज एक्चुअली बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अब बात आती है कि बॉन्ड लेंथ को हम मेजर कैसे किस में करते हैं। यूनिट्स हैं उसकी आंगस्ट्रम, पिकोमीटर, मोस्टली हम इन्हीं में करते हैं। आंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर और ये पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। यूनिट पता लग गई, ये पता लग गया बॉन्ड लेंथ क्या है। अब बात आती है फैक्टर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की आप डेफिनेशन भी लिख लोगे, नो प्रॉब्लम। फैक्टर्स एक ऐसी चीज़ हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट MCQs में भी कई तरह से पूछा जाता है। पहला क्या है आपको देखो, साइज ऑफ एटम्स। अब दो अगर छोटे छोटे एटम्स हैं, जैसे मैं आपको इसको मैं रब कर देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर मैं साइज ऑफ एटम्स के लिए देखो अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक आपका बॉन्ड ऐसा बन रहा है, एटम्स छोटे हैं। एक आपका छोटा एटम है, एक आपका बड़ा एटम है, और एक आपका दोनों के केस में बड़े एटम्स हैं।
फर्क दिख रहा है आपको? हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई से लेके हमारा पूरा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, ये बॉन्ड लेंथ है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है एटम्स का, नेचुरली बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे साइज ऑफ एटम्स के लिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आपको हमेशा, आपने पहले भी नोट किया होगा, मैं हमेशा ऐसे क्यों सिखाती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ना इस तरह से लिखा होता है बॉन्ड लेंथ, सपोज करो यहाँ तो डायरेक्टली है तो साइज। अब ये बच्चों को समझ ही नहीं आता, तो आपको मैं इसलिए हर तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि साइज ऑफ एटम्स के रिगार्डिंग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस, क्या हो जाएगी हमारी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ BL, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब ये मल्टीप्लिसिटी है क्या चीज़? कुछ नहीं है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है जस्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट। तो ये आपको पता ही है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ऑब्वियसली उसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है, तो आपके जो एटम्स हैं साइड वाले वो और दोनों एटम्स मतलब वो और पास आ जाते हैं, तो वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी दोनों ही चीज़ आपकी एक ही बात है अगर हम कहें तो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो बॉन्ड उसका छोटा होगा ना, तभी वो एटम्स पास पास हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, उस बॉन्ड को तोड़ने में भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तो हम क्या ट्रेंड करेंगे? सिंगल वाला आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, फिर डबल वाले की, फिर ट्रिपल वाले की, ठीक है। तो यानी मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। यही मतलब हुआ ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब बात आती है तीसरे फैक्टर की। तीसरा फैक्टर भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, आप उससे डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने इन बिटवीन वैसे भी पहले बताया हुआ था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखो वैसे तो कई तरह की हैं, बट सिंपल अगर हम करें तो 3 तरह की मेनली, sp, sp2, sp3, ठीक है। चलो लिख लेती हूँ मैं, sp, sp2, sp3। अब आप ऑर्बिटल्स पढ़ चुके हैं, आपको पता है s ऑर्बिटल कैसा है? छोटा ऑर्बिटल है। दूसरी बात यह है s करेक्टर स्मॉलर इन साइज, s ऑर्बिटल आपका स्मॉल इन साइज एंड न्यूक्लियस के पास है। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा यानी कि वो न्यूक्लियस से ज़्यादा खिंचा होगा, और दूसरा साइज़ छोटा होगा। साइज़ छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो sp आपकी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर sp2, फिर sp3। जैसे जैसे s करेक्टर आपका कम होता जा रहा है, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं कह सकते हो, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये s ऑर्बिटल की टर्म्स में ही करना पड़ेगा कि एज s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज एंड इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो मोर परसेंटेज या आप लेस परसेंटेज, जिस भी टर्म्स में कहना चाहो, मोर इज द s करेक्टर, लेस विल बी द बॉन्ड लेंथ, ठीक। तो ये 3 फैक्टर्स थे, ये हमारा पूरा एक पैरामीटर हो गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी। सो नेक्स्ट हमारा जो बॉन्ड पैरामीटर है सेकंड, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हम दोनों एक ही टाइप, मतलब एक ही वन एंड द सेम थिंग कह सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड बना हुआ है, 1 मोल ऑफ दैट बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़े, दैट इज़ एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, लैंग्वेज की हमें समझ में आ रहा है कि हाँ। बट कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 4 बॉन्ड्स एक जैसे हैं, वहाँ पे हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। अब सपोज कीजिए जिस बॉन्ड को बनाने में, या जब बॉन्ड बन रहा है, एटम्स पास आ रहे हैं, है ना, एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस हमारा चेंज हो गया। एक बारी बॉन्ड बन रहा है, एक बारी बॉन्ड टूट रहा है।
तो बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम स्टेबल हो रहा है। बॉन्ड जब आप तोड़ रहे हो तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी, डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको मेज़र किस में करते हैं, किलो जूल पर मोल, है ना। मेनली तो सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, कभी कभार हो सकता है कोई न्यूमेरिकल है कहीं है तो वहाँ पे कैलोरीज भी यूज़ होती हैं या किलो कैलोरीज यूज़ हो गया, फाइन। सो बट पर मोल ज़रूर होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पर मोल हमेशा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बात आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अगेन। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, अभी हमने बॉन्ड लेंथ किया ना, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आपके अकॉर्डिंग अभी आप चेक करना, देखना ऑलमोस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होगा। ऑलमोस्ट क्या मतलब, एक आधा फैक्टर डिफरेंट है, बाकी दो फैक्टर सेम ही हैं। कैसे, सबसे पहला है साइज ऑफ एटम्स, फिर से वही आ गया ना, साइज ऑफ एटम्स। तो जाहिर सी बात है जहाँ साइज आपका बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तभी मैंने आपसे कहा था जो बॉन्ड लेंथ में आपने पढ़ा है उसका अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कहो, बॉन्ड एनर्जी कहो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहो, तीनों आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बहुत जगह बॉन्ड स्ट्रेंथ भी टर्म यूज़ होती है ना, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये याद रखना, बहुत जगह काम आएगा ये। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम कोई एग्जांपल लें, कोई टर्म लें, HI, HBr, HCl, HF, यहाँ साइज सबसे छोटा है, यहाँ आते आते साइज बढ़ गया। तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम बॉन्ड लेंथ के लिए कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ के लिए हो जाएगा ना कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी के लिए अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जिसका बॉन्ड सबसे छोटा वहाँ आपकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है। सो एक हमारा फैक्टर हो गया साइज ऑफ एटम। अब उसके बाद दूसरा आपका मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे भी सेम वही है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में आपको पहले बता चुकी सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, यहाँ एनर्जी सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन। या हाइब्रिडाइजेशन वाला भी अगर आप केस करो ना, मतलब थर्ड फैक्टर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला है वो भी आप कंसीडर कर सकते हो कि जहाँ आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, वहाँ पे मैंने एक्चुअली उसको और इसको कंबाइंड ही इसमें फैक्टर एज अ फैक्टर लिया जा सकता है, इसलिए वो अलग से फैक्टर नहीं लिया। तो जहाँ आपका ट्रिपल बॉन्ड है यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ आपका बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं एक और ये एग्जाम्पल के हिसाब से करना चाहूँ तो आपका क्या जाएगा, दिस वे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड, ये भी आपका बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड है, ठीक। तीसरा आपका फैक्टर आता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये फैक्टर आपका डिफरेंट है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए आप पढ़ चुके हो ना BSc-PR थ्योरी, वहाँ आपने देखा लोन पेयर से क्या होता है, रिपल्शन होती है। लोन पेयर में भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी। रिपल्शन से क्या होगा, वो फोर्स, एक तरह से फोर्स ही है, रिपल्सिव फोर्सेस, उसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वीक होता है। तो आपका जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो बॉन्ड ऑलरेडी वीक हो रहा है, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रेटर या मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लेस इज द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एग्जाम्पल मैं इसका यहाँ ले लेती हूँ, नीचे शायद में भी विजिबल ना हो, यहीं लिख लेते हैं, आ ही जाएगा। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, अच्छा। उसके बाद सिंगल लोन पेयर अगर मुझे करना हो, ऑक्सीजन में तो देखो दो लोन पेयर्स होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आपका लोन पेयर, यस, ये नाइट्रोजन वाला आपका पहले आना चाहिए, सिंगल लोन पेयर होता है ना उसमें, यस, मिस हो रहा था मुझे। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ दो लोन पेयर। फ्लोरीन के केस में आपका 3 लोन पेयर आ जाएगा। ये हम लोन पेयर्स किस तरह से शो कर रहे हैं, ये आप कर चुके हो, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से क्या होता है,
3 इसके लोन पेयर्स। तो आप ऑक्टेट पूरा कर रहे हो सबके। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे सब जगह सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपका जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ज़्यादा वो बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्सेस उसके आसपास ही हैं, ठीक है। एंड उतनी ही आपकी कम बॉन्ड एनर्जी लगेगी, उसको आसानी से वो बॉन्ड टूट जाएगा। सो यहाँ हमारा सेकंड पैरामीटर यानी कि बॉन्ड एनर्जी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड है आपका बॉन्ड एंगल। अगर मैं आपसे कहूँ बॉन्ड एंगल, सबसे सिंपल तरीके से सपोज कीजिए मैंने एक ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है ना, ये CH4 हमने ड्रॉ कर लिया। तो बॉन्ड एंगल आपको अगर हम समझाना सबसे आसान लैंग्वेज में क्या है, यही तो है ना एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द लाइंस जो कि आपके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड या डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, दैट इज एक्चुअली बॉन्ड लाइन। और ये हैं क्या, ये जो लाइंस आप शो कर रहे हो ये वो हैं ऑर्बिटल्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना। लाइंस हम शो इसलिए करते हैं ताकि बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वो बॉन्ड एक्चुअल में है क्या चीज़, ओवरलैपिंग हो रखी है जो ऑर्बिटल्स की, वही आपका एक तरह से ये बॉन्ड है। तो उनके बीच का जो एंगल है वो है बॉन्ड एंगल। अब जैसे मीथेन में आपका कुछ की तो वैल्यूज़ देखो याद रखनी है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका अगर मैं कहूँ वाटर में 104.5 डिग्री है ना। अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंगल आपका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। तो कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, बाकी सबकी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ोगे, ट्रेंड पढ़ोगे, बॉन्ड एंगल्स के जहाँ ट्रेंड आएंगे उसमें ये आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स भी नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मोस्टली जो आपको पता है बॉन्ड एंगल, अगर आप जानना चाहो फैक्टर्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली अगेन लोन पेयर। जैसे इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री एंड इसकी ज्योमेट्री सेम ही है ना। 4 इसके भी होने से ज्योमेट्री, यानी कि आप टेट्राहेड्रल एंड उसकी भी, लेकिन वहाँ 2 लोन पेयर्स हैं। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती फिर तो ये आपका एंगल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो ये बॉन्ड इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर रिपल्शन होगी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी। तो ये आपका इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, एक तरह से रिपल्सिव फोर्सेस, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड शॉर्ट हो, बॉन्ड एंगल आपका कम हो गया है, तभी 109 से 104 हो गया है, ठीक है। तो ये जब हम ट्रेंड करेंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, S ब्लॉक या P ब्लॉक में, वहाँ ये डिटेल में चीज़ें आएंगी, क्योंकि वहाँ पे और भी काफ़ी तरह की वेरिएशंस हैं। बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पैरामीटर है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, जो 2 एटम्स आप स्टडी कर रहे हो ना जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, दैट इज एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट, ऐसे कहना चाहिए, बिटवीन 2 एटम्स इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, कार्बन का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर CH3, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर ही 1 हुआ है ना, सिंगल बॉन्ड्स है, क्योंकि ऑक्सीजन में आपका 2 बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। सो दूसरी चीज़ आप क्या ध्यान रखनी है इसमें, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है, या देख सकते हो ना ट्रिपल बॉन्ड है, वो बॉन्ड स्ट्रांग है और बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। तो अगर यहाँ से हम रिलेशन निकालना चाहें, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और दूसरा रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ हमारे 4 पैरामीटर्स हो गए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। ये बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे आप, बहुत सिंपल है वैसे भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बहुत अच्छे से आपको टॉपिक्स समझा सकूं। सो अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के नहीं बोल पा रही हूँ मैं। एंड दैट्स इट। ये हमारा बॉन्ड पैरामीटर तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर, सॉल्वेंट को लेके भी, बॉन्ड को लेके भी, कि क्या चीज़ है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या आप जैसे आप पढ़ चुके हो ना, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट से ही करते हैं, आपने ऑलरेडी थोड़ा पढ़ा हुआ है। पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं,
या आप कहो कि होते कौन है, जिनमें पोल्स क्रिएट हो रहे हो, है ना, डाईपोल्स क्रिएट हो रहे हो, मतलब चार्ज सेपरेशन हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो रहा हो। एग्जाम्पल आपका आ गया वाटर, सबसे इजी एग्जाम्पल है ना, आप इसको करते आए हो। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका क्या होगा, जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल CCl4, बेंजीन, ये आपके हो गए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम क्या कहते हैं, एक आपका फ्रेज है, एक लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। दोस्ती भी देखो हमारी किसके साथ होती है, जहाँ हमारे थॉट्स मिलते हैं, ट्यूनिंग जहाँ हमारी मिलती है, और एक जैसा सोचते हैं, पसंद लाइकिंग्स मिलती हैं, है ना, थॉट प्रोसेस सेम होता है। वैसे ही सेम चीज़ है कि जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो घुलेगा पोलर सॉल्वेंट में, जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो घुलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल, पोलर मॉलिक्यूल सपोज करो मैंने आपका लिया HCl, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया H2Cl2, तो ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इनमें जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, और वो भी कौन से, कोवलेंट बॉन्ड। वही अब हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी जहाँ पे पोल्स नहीं क्रिएट हो रहे। पोल्स कब क्रिएट नहीं होंगे, जब चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। चार्ज सेपरेशन कब नहीं होगी, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल H2 दोनों H आपका सेम एटम्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहीं है ही नहीं। जब डिफरेंस नहीं, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचेगा, दोनों इक्वली पुल करेंगे, अगर करेंगे भी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद इन द आपका जो उनका बीच का डिस्टेंस है वहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अगर आप बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसा क्लाउड होगा, सिमेट्रिकल, है ना। यहाँ पे आपके सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये हमने आफ्टर ओवरलैपिंग शो किया है इस तरह से, है ना, आफ्टर ओवरलैपिंग इस तरह का ऑर्बिटल बनेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम टाइम कब कहाँ होंगे, दोनों एटम्स के बीच में। और कैसा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, सिमेट्रिकल, ठीक। तो बेसिकली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं क्रिएट होंगे, एंड ऑब्वियसली उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे, और ये ऑब्वियसली घुलेगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। दूसरा आपका आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप सोच रहे होगे पोलर है तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों, जब पोल्स क्रिएट ही हो गए तो आयनिक बॉन्ड हो जाना चाहिए। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एक तरह से इसका एक्सट्रीम केस ही आयनिक बॉन्ड है। इसके बाद हम जस्ट इसके बाद अभी पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मतलब पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होगा दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि HCl में इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, Cl का जब आप करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों है ऐसा, क्योंकि क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सके, खींच सके। तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा वो भी कैसा होगा, ये वाला इधर वाला आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा बड़ा होगा और जो इधर वाला है वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो ये H है, ये Cl है। ये अगर मैं ये कह दूं कि आफ्टर ओवरलैपिंग, क्योंकि H और Cl में किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, S और PZ की, है ना, इसका P आपका ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह से आपका अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया इस केस में, और इलेक्ट्रॉन्स आपके इन बिटवीन द एटम्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कहाँ ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। एंड पोलर मॉलिक्यूल आपके इसलिए डिजॉल्व होंगे फिर पोलर सॉल्वेंट में। अब मैंने आपसे कहा कि इसका एक्सट्रीम केस ही क्या है, आयनिक बॉन्ड। कैसे, जैसे सपोज कीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा है, एक कुछ अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद अगर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो जाए इनके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वहाँ हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड वी कैन से इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट देके कह दिया जाए जस्टिफाई करो कैसे।
तो आपको बताना पड़ेगा कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ जाए, काफ़ी, एक एटम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स को इतना पुल करे कि दूसरा एटम और इसके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरा गेन कर ले, तो उस केस में आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एटम लूज कर रहा है वो कैटायन बन जाएगा, जो गेन कर रहा है वो एनायन, तो कैटायन एनायन से आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पार्शियल, आप ये कह सकते हो आयनिक करैक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं जो डिसाइड करेंगे कि कितना आयनिक करैक्टर है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में। पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी मैंने डिस्कस किया ना कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होता है कहीं ना कहीं। देखिए उसके लिए क्या टर्म्स या कंडीशंस कह सकते हो आप। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.9 है, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन टू एटम्स, इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं 1.9, ये वैल्यू याद रखना, 1.9 के वैल्यू के बराबर होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो 50% आयनिक करैक्टर है एंड 50% कोवेलेंट करैक्टर है। क्लियर? तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरा केस क्या आएगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बढ़ता जाएगा, अभी हमने कहा ना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड में, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड एक्सट्रीम केस है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मैं शॉर्ट में कर देती हूँ ED, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दे रही हूँ, ED का मतलब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपका ग्रेटर देन 1.9 हो गया, मतलब डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तब आपका क्या होगा, मोर देन 50% आयनिक करैक्टर, यानी कि वहाँ बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड या आयनिक करैक्टर डोमिनेट करेगा ना। इसके बाद तो 50-50 था। और इसका तीसरा केस अगर आप ले लोगे, ED इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.9, तो क्या हो जाएगा आपका, मोर देन था ना यहाँ पे, मोर देन 50% करैक्टर, लेस देन 50% आयनिक नेचर या आयनिक करैक्टर, तो यहाँ पे बॉन्ड आपका आ गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कभी कभी न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितने अमाउंट या परसेंटेज आपका आयनिक करैक्टर है या कोवेलेंट करैक्टर है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया था ना पॉलिंग ने, ऐसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करैक्टर, ठीक है, इट इज इक्वल टू 18 ब्रैकेट में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार हमने A की ली, दूसरी बार हमने B की ली, रेज टू पावर 1.4। तो सिंपली आपको क्वेश्चन जब आएगा, ये 18 है 18 है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यूज दी होंगी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की, दोनों एटम्स की, आपने वैल्यू पुट करनी है एंड जस्ट कैलकुलेट करना है हाउ मच परसेंटेज आयनिक करैक्टर, या हाउ मच उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कितने कोवेलेंट करैक्टर। यहाँ परसेंटेज आयनिक करैक्टर आप निकाल रहे हो, माइनस कर दोगे 100 में से, तो वो आपका रिवर्स कोवेलेंट करैक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, जो हमने बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े हैं ना, उससे मैं कुछ आपको क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, स्पेशली बॉन्ड एंगल, जो मैं कह रही थी ना, थोड़ा हटके करते हैं, देखते हैं कि बॉन्ड एंगल आप ट्राई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो बॉन्ड एंगल आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको चेक करना है। अब 5 आपको मैंने यहाँ कंपाउंड्स दिए हैं, पहले ये वाला फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसका एंगल आपको पता है कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ओके। यहाँ आपका 107 डिग्री, ये 104.5 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। ये क्या है, C2H2 इथाइन एसिटाइलिन गैस, आपको पता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है 180 डिग्री। तो आई थिंक अब आप बड़े इजीली इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, बस आपको बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए था, है ना। ऐसा हो सकता है कोई और मॉलिक्यूल भी दिया हो जहाँ आपको बॉन्ड एंगल, यूजुअली जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाते हो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स, वहाँ आपको बॉन्ड एंगल धीरे धीरे पता लगने लग जाते हैं। सो हमारा ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा एक चीज़ और, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो 180 सबसे पहले आएगा, ओके, फिर BF3, और ये जिसकी तरफ खुला होता है दैट इज
उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये भी बहुत सिली सी मिस्टेक है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि आप याद रखो, क्योंकि ये मिस्टेक्स हमारा पूरा आंसर गलत कर सकती है। अच्छा खासा आपका जो क्वेश्चन आता होगा वो भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक। सो BF3 उसके बाद, एंड देन उसके बाद क्या आएगा, देखो ये है ना CH4, 109 वाली वैल्यू आई, देन अमोनिया आएगी एंड देन वाटर, ठीक। ओके, दूसरा केस क्या है, 3 केस आपको दिए हुए हैं, तीनों आपका देख सकते हो अमोनिया से ही बने हुए हैं ना, एक जगह एनायन है, एक जगह कैटायन है। तो अगर मैं इसको देखो, वैसे तो तीनों के केस में आपका सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हम इसको किस फैक्टर से स्टडी कर सकते हैं, लोन पेयर्स को लेके। तो NH4 में हमारे NH4 पॉजिटिव में 0 लोन पेयर, ठीक है। अमोनिया में हमारे ऊपर इसके नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, और NH2 में NH2 नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 लोन पेयर्स। हमने क्या पढ़ा था, जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे, है ना, हमने ये कोरिलेट किया था लोन पेयर्स वाला बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एंगल का भी मैंने आपको बताया था, जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे वो कंप्रेस करते हैं, उनका फर्क पड़ता है किसके ऊपर, बॉन्ड पेयर के ऊपर, इसलिए आपका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। सो मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स लेस विल बी द, या स्मॉलर इज द एंगल। तो यानी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर अमोनिया, फिर NH2 नेगेटिव, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उस कॉन्सेप्ट को जस्ट अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अदरवाइज कुछ बहुत टफ नहीं होता है, फाइन। सो अब तक का जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ते रहिए एंड रेगुलर स्टडी कीजिए। बाकी यस, अगेन द सेम थिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। रेगुलरली आपकी हमारे चैनल की जो भी स्टोरी है वो आप चेक कर दिया कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट चेक किया कीजिए, है ना, वीडियोज़ जो आ रही है चेक कीजिए, एंड यस, बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करा होगा तो कब वीडियो आएगी आपको नहीं पता लगेगा, राइट। सो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।